और इसमें जो वीवीआई कंडक्टर है वो होता है सेमीकंडक्टर, वो होता है सेमीकंडक्टर। क्योंकि सेमीकंडक्टर के बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया का बारे में कल्पना भी करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि सेमीकंडक्टर के माध्यम से आईसी भी बनता है, ट्रांजिस्टर भी बनता है, मॉसफेट भी बनता है, डायोड भी बनता है, और भी बहुत तरह का चीज जो है वो सेमीकंडक्टर के माध्यम से बनता है। तो जरा सोचो, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के अंदर अगर हम डायोड नहीं लगाएंगे, ट्रांजिस्टर नहीं लगाएंगे, मॉसफेट नहीं लगाएंगे, आईसी नहीं लगाएंगे, तो क्या रेजिस्टर और कैपेसिटर के माध्यम से कोई भी सर्किट निर्माण हो सकता है? नो, नो। तो इसलिए सेमीकंडक्टर को आगे हम बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे। बस कंडक्टर के दौरान हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में जितनी बेहतरीन जानकारी चाहिए था वो मैंने तुम्हारे सामने प्रोड्यूस किया। आज हमारा जो क्लास है वो है वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, आज इसी के ऊपर हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसके बाद अगर हमें वक्त मिला तो आज पहला हम बेसिक कंपोनेंट्स का खुलासा करेंगे। और पहला बेसिक कंपोनेंट्स होता है और रेजिस्टर। ओके, आगे बढ़े। जी सर। तो मुझे बताओ, व्हाट इज वोल्टेज? क्या मालूम है तुमको वोल्टेज क्या है? वोल्टेज 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 लाइक प्रेशर, जिस तरह पानी फ्लो करता है, जो पानी की बहने की फ्लो करने की रफ्तार है, उसके हम वोल्टेज कह सकते हैं। और जो जितना पानी गुजरा है, उस पानी की जो कुल मिकदार है एक सेकंड में, उसे चार्ज या करंट। फिलहाल जी जी। ये कौन बताया था तुमको ये? ये गूगल वगैरह। गूगल बाबा। अगर हर चीज गूगल बाबा बता देगा तो हम गुरु जी लोग सब क्या करेंगे? चलो, पहले हम समझते हैं व्हाट इज वोल्टेज। इसका आंसर हो गया, इसका जो आंसर हो गया, इट इज एन यूनिट यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स ये विद्युत नाम का, ताकत का ये यूनिट होता है। ये विद्युत नाम का, ताकत का ये यूनिट होता है या इकाई होता है। यानी कि विद्युत नाम का जो ताकत है, उस ताकत को जिस माध्यम से हम मापते हैं, उस मापक को, उस इकाई को, उस यूनिट को हम वोल्टेज कहते हैं। क्लियर है क्या बिलाल? जी जी, यस सर, यस सर, बिल्कुल यस, 100% हो गया। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है? इट इज कंसिडरेड आज इट इज कंसिडरेड आज आज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है ना? इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? विद्युत विभव। यानी कि जी एक सेकंड प्लीज। ये आपने कहा है ना, चीजें आपने बताया है कि
मैंने तो यही समझा है कि वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो जगह का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो तो उनके में जो फर्क होता है वही वोल्टेज होता है। तो अभी एक काम करो ना, अभी तुम्हारे हम्म, पास गूगल महाराज है, उनसे पूछो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सही। पूछो, फटाफट पूछो, मैं टाइम देता बस आपने आपने बता दिया काफी है। हूं। चलो, तो हमने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कंसिडर्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, जैसे तुम्हें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को समझाया था कि जिंदगी भर मरते तक भी तुम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है उसको भूलोगे नहीं। भूलोगे क्या? उसी तरह आज तुम वोल्टेज को समझने जा रहे हो। तो देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ड्यू टू ड्यू टू a disturbance of disturbance अरे due to disturbance of magnetic field magnetic field a force is generated across across a conductor across a conductor that is called potential difference। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा और समझा दें सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैग्नेटिक फील्ड को किसी कंडक्टर के माध्यम से हम डिस्टर्ब करें, यानी कि उसकी जगह से उसको हम बाहर भीतर करें, तो वहां पर एक तरह का फोर्स जेनरेटेड होता है। एक फोर्स बनता है उस तार के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जरा सोचो, एक बात हम तुम्हें बताते हैं कि हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिस्टर्ब किया जाए किसी कंडक्टर के माध्यम से, तो उस कंडक्टर में एक तरह का फोर्स जेनरेट होता है, जिस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आया? समझ में यस आया? यस। जी जी सर, यस सर। अभी जरा गौर से सोचो, तुम ये मान के चलो कहीं पर आग जल रहा है, कहीं पर आग जल रहा है। आग का जो ऑरा होता है, अगर उस ऑरा के अंदर तुम अपने हाथ को डालोगे, तब तुम्हें क्या महसूस होगा? हाथ जलेगा, गर्म हीट। नहीं, मैंने आग के अंदर तुम्हें नहीं बोला है डालने के लिए। मैंने बोला आग का जो ऑरा होता है, उसकी जो मतलब जिस जितने एरिया तक वो कर सकता है, उस एरिया के अंदर अगर तुमने अपने हाथ को डाला, तब तुम्हें क्या महसूस होगा? तपिश। तपिश महसूस होगा। अरे भाई, क्यों तपिश महसूस होगा? कारण क्या है? तपेश क्यों महसूस होगा? मान के चलो, यहां पर एक मोमबत्ती को हम लेते हैं। यहां पर एक मोमबत्ती को हम लेते हैं। ये मोमबत्ती यहां पर जलता है, ये मोमबत्ती यहां पर जलता है।
लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या गर्मी सिर्फ इस लॉ में है, या इसके चारों ओर जो लॉ का ओरा बना रहता है, इस ओरा के अंदर भी तुम्हें गर्मी महसूस होगा? अगर हम इस लॉ के अंदर अपना उंगली को डालेंगे, यानी कि लॉ के साथ अगर उंगली करेंगे तो उंगली जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? हाँ जी, और जलेगा अगर हम करेंगे। और अगर और साइड में होगा। और अगर इस औरा के अंदर हम अपने हाथ को डालेंगे तो हमें गर्मी का महसूस होगा। हमें गर्मी का गर्म महसूस। तो हम ये समझे कि अगर इस जगह पर हम अपने हाथ को रखेंगे तो जितना तपिश हमें महसूस होगा, क्या इस जगह में उतना तपिश महसूस होगा, या इस जगह में हमें उतना तपिश महसूस होगा, या यहां पर भी हमें तपिश महसूस होगा? सोच के देखो। हमने 4 तीर बनाया है। इन तीरों के हिसाब से तुम मुझे बोलो कि इसको अगर एरो नंबर 1 करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कहां पर तुम्हें तपिश महसूस होगा, कहां पर तुम्हें तपिश ज्यादा महसूस होगा, कहां पर तुम्हें तपिश कम महसूस होगा, और कहां पर तुम्हें तपिश बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा? 1 पे ज्यादा, 2 पे उससे कम, 3 से उससे कम, और 4 पे बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि हमने इस आग की तपिश का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, जब उस एरिया के बाहर होते हैं तो हमें तपिश महसूस नहीं होता है, और इस एरिया के जितने अंदर हम लौ तक पहुंचते हैं तो हमें उतना ज्यादा गर्मी लगता है। अब सवाल फिर से वही है, हमें गर्मी लगता क्यों है? स्किन सेंस करती है ना। हमारे स्किन के अंदर अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे स्किन के अंदर अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब तुम्हें इतना तो पता है कि अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करें तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने कक्षा से छूट जाते हैं और इधर उधर भागने का कोशिश करते हैं। यही पढ़े हैं कि नहीं हम पढ़े? और इस तपिश के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं? इस तपिश के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना सर। तो जब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुम्हारा शरीर जो होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट पदार्थ होता है। उसके अंदर तुम ना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हो, ना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन तुम निकाल सकते हो। अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स डालने का कोशिश किया तो क्या हमें तकलीफ होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा सर। तो जब इस तपिश के अंदर हॉट पार्टिकल्स है, वही हॉट पार्टिकल्स तुम्हारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भगा के उनका जगह अगर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के भीतर कोलाइडेशन यानी कि धक्का होगा कि नहीं होगा? जब उन इलेक्ट्रॉन्स के भीतर धक्का होगा, जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो वहां पर क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है जब दो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स चार्ज। आप चार्ज नहीं, दो पार्टिकल्स अगर आपस में टकराते हैं तो वहां पर गर्मी पैदा होता है। इस वजह से लौ के ऑरा के अंदर जब हम अपने हाथ को डालते हैं तो कुछ देर के बाद, ऐसे नहीं कि अचानक तुमको गर्मी लगता है,
जब तुम्हारा शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब गर्म हो जाते हैं, गर्म होके अपना जगह को छोड़ते हैं, तभी जाके तुम्हें गर्मी का महसूस होता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज सीखा कि अगर कहीं पर किसी भी तरह का अगर एक फोर्स है, एक फोर्स का ऑरा है, उस ऑरा के अंदर अगर हम किसी दूसरे पदार्थ को डालेंगे तो दूसरे पदार्थ के ऊपर उस ऑरा का प्रभाव होता है, और उस प्रभाव के हिसाब से उसका रिएक्शन भी होता है। अगर लौ की ओरा में हम हाथ डालेंगे तो हमें गर्मी महसूस होगा। अगर मैग्नेट की ऑरा में हम अगर किसी कंडक्टर को डालेंगे तो मैग्नेटिक का जो फोर्स होता है, जो ताकत होता है, वो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बाध्य करते हैं कि अपना जगह छोड़ो और हमें जगह दे दो। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है। जब एक जगह से फ्लो होता है तो दूसरे जगह में खत्म होता है। जब एक जगह में फ्लो होता है तो दूसरे जगह में खत्म होता है। तो जहां से फ्लो हुआ और जहां से खत्म हुआ, इन दोनों के बीच में जो विभव बना, ये जो अंतर बना, उस अंतर को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बिलाल समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग तरीके से जिंदगी में पहली बार समझ आया। चलो, जब इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में हम विद्युत विभव का या विद्युत का अंतर को मापते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को हम वोल्ट नाम का यूनिट के माध्यम से मापते हैं। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स को अगर हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स को मापने के लिए किसी ने बोला तो उसका जो इकाई होता है उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट। और इस वोल्ट को हम एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अलेसैंड्रो वोल्टा, उनके सम्मान में रखे हैं। उनको रेस्पेक्ट देते हुए उन्हीं के नाम पर हमने विद्युत विभव का जो इकाई होता है, जो यूनिट होता है, उसको वोल्ट रखा है। क्योंकि अलेसैंड्रो वोल्टा दुनिया में सबसे पहली बार डीसी वोल्टेज का यानी कि बैटरी का इजाद किया था। तो बैटरी के अंदर वो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा किए थे, लेकिन वो डीसी था और डीसी में एक खामी था। डीसी को हम बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बना सकते हैं, या डीसी को हम बहुत दूर तक सप्लाई नहीं कर सकते थे। डीसी को हम बहुत दूर तक सप्लाई नहीं कर सकते थे, ना ही डीसी को हम बहुतायत में उत्पादन कर सकते थे। तो इन्हीं चीज को नजर में रखते हुए एक और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था टेस्ला। पूरा नाम थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा है। उनका आखिरी नाम मैं बताता हूँ। उनका नाम था टेस्ला। तो टेस्ला ने पहली बार इस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके कंडक्टर के माध्यम से एक तरह का वैद्युतिक यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को बनाया था, जिसका नाम था एसी, अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर को हम इंसर्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो फोर्सेस डिस्टर्ब होने के कारण ऊपर की तरफ जो फोर्स डिस्टर्ब हुआ तो वो पॉजिटिव पीक को बनाया। नीचे की तरफ से जो फोर्स डिस्टर्ब हुआ तो उसने नेगेटिव वोल्टेज को, नेगेटिव पोटेंशियल को बनाया। तो इन्हीं दोनों पोटेंशियल को जब हमने मापने का कोशिश किया तो उसके लिए जो यूनिट का हमने इस्तेमाल किया, उस यूनिट को कहा जाता है वोल्टेज। समझ में आया? समझ में आया? क्या? जी सर जी। अब भी मन के अंदर
ऐसा कोई सवाल है जो तुम जानना चाहते हो? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के बारे में मैंने बताया। अभी तक मैंने तुमको करंट के बारे में बताया ही नहीं है। अभी मैंने सिर्फ तुमको वोल्टेज के बारे में बताया। अभी हमें करंट के बारे में भी जानना है कि एक्चुअली करंट क्या चीज होता है कोई आइडिया तुम लोगों के पास करंट क्या चीज होता है? सर जो आईटीआई में पढ़ाया गया था, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है। द करंट था द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज इक्वल टू करंट। ये तो ऐसा हुआ ये तो ऐसा हुआ भाई, तेरा पेट कैसे भरा? ना मैंने 4 रोटी खा लिया और मेरा पेट भर गया। समझ में आया ना? जी। जी सर। ये जो चीज तुमने कहा, ये 100% सही है, लेकिन ये रटी रटाया हुआ बात है। अभी मुझे जी तुम सर। बता सकते हो? तुमने कहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द करेंट। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तुम बात करते हो, तो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल electrons? What should be the magnitude of electrons, and what is the direction of electrons when forming a current? जब एक करंट को बनाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा किस तरफ होता है? अब दिमाग में तुम्हारा जुए रेंगेगे, तब तक थोड़ा मैं पानी पी लूं, फिर आके तुमको गाली करूं। सर मैं भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पानी पी लूं। बोलो तो बोलो, करंट सुनता का हूं। फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक दूसरे के अपोजिट होता है सर। करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव फिलहाल होता है, हाँ। बाइक थोड़ा। चलाया है तुमने? फिलहाल तुमने कभी बाइक चलाया है कि नहीं चलाया है? आपकी बिना जी जी आपकी सिर्फ बाइक चलानी ही आती है बस। जी नहीं जी आते? जी जी आती है, बाइक चलाई है। चलो, जब तुम बाइक चला के एक रफ्तार में आगे बढ़ते हो, तो हवा का दिशा किस तरफ होता है? तुम्हारे आगे आगे दौड़ता है या तुम्हें आगे छोड़ के वो पीछे की ओर भागता है? आ, हवा मेरे अपोजिट, अगर मैं मेरे अपोजिट। तो चार्ज पार्टिकल्स जब कंडक्टर में आगे दौड़ते हैं तो वो वोल्टेज बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किस दिशा में फ्लो करता है? उससे पीछे उलट। तो फ्लो ऑफ करंट का दिशा क्या होगा? ये मान के चलो तुम्हारा एक कंडक्टर है। ये मान के चलो तुम्हारा ये एक कंडक्टर है। और इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इस दिशा में बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का दिशा इस तरफ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का दिशा करंट वोल्टेज की दिशा के साथ समान समान होता, तो नो करंट विल बी प्रोड्यूस। किसी भी तरह का करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर तुम्हें करंट चाहिए, तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की उल्टे दिशा में अगर बहेगा, तभी जाके वो करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो दूसरी शब्द में अगर ये कहा जाए, व्हाट इज करेंट, न द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज known as
करंट, यानी कि करंट को क्या कहा जाता है? धारा। करंट को क्या कहा जाता है? विद्युत की धारा। विद्युत की जो धारा होता है उसको कहते हैं करंट, और इसका यूनिट होता है एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्टेज। अब मेरे ख्याल से तुमको बड़े अच्छे से समझ में आ गया रहेगा कि वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। अब सबसे टिपिकल पॉइंट जो तुम्हें यहां पर याद रखना है, वो टिपिकल पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिस्टरबेंस के कारण, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डिस्टरबेंस के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर डिस्टर्ब किया जाए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बनेगा, दोबारा बोलो। इलेक्ट्रिकल फोर्स। कैसे हुआ भैया? शक्कर को पानी में तुम्हें डाला तो वो शक्कर का घोल बन गया। उसी शक्कर की घोल को दोबारा अगर तुम गर्म करोगे पानी से, उसको अलग कर दोगे तो क्या बनेगा? शिखर। शक्कर बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब होके इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनता है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो दोबारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। क्योंकि जब हम कैपेसिटर का रीड करेंगे तो कैपेसिटर में यही चीजें तुम्हें वहां पर देखने को मिलेगा। अगर यहीं से इस चीज को तुम भूल जाओगे तो कैपेसिटर को समझने में दिक्कत नहीं, तुमको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ध्यान रखना है। सो एक बात, अगर मैग्नेटिक लाइन को हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को जेनरेट करता है। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट करेगा। पूछ, क्या पूछ रहा था? वो हो गया, हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ। अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा, और अगर हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्टर्ब करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सेम चीज का तुम देखो ना, यहीं पर दिखाता हूं तुमको। सेम चीज को मैं यहां पर दिखाता हूं। ये हमने एक मैग्नेट को हमने ले लिया, ये एक मैग्नेट को हमने ले लिया। इसके अंदर हम एक होल बना देते हैं। अब इस होल के अंदर जरा सोचो, ऐसे, 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 यानी कि अनगिनत जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो फोर्स होता है, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, टेढ़ा तिरछा, यानी कि यहाँ लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों तक इसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक लाइंस होता है। जब किसी सरिया को, जब हम किसी सरिया को इसके अंदर घुसाते हैं, इसके अंदर घुसाते हैं किसी सरिया को, किसी सरिया को जब हम इसके अंदर घुसाते हैं तो जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो, क्या इस सरिया के ऊपर, इस सरिया के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर इस सरिया के ऊपर हम कपर का ओयार को लपेट देंगे, ऐसे कपर का ओयार को लपेट देंगे, और लपेट के इसका दोनों सिरा को ऐसे निकाल के ऐसे दो पॉइंट बना देंगे, दो पॉइंट बना। ये जो ऊपर की तरफ है ये पॉजिटिव बनेगा, और ये जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव बनेगा। और ये चेंज होता रहेगा, ये
चेंज होता रहेगा, क्योंकि या तो इस मैग्नेट को हम रोटेट करेंगे या तो इस सरिया को हम रोटेट करेंगे, तभी ना इसका फोर्स डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोचो जरा, जब ये रोटेट होता है यानी कि इसके अंदर घूमता है, तो जो पहले ऊपर की तरफ था कुछ माइक्रो सेकंड के बाद वही नीचे की तरफ होगा, और जो बिल्कुल। नीचे था वो कुछ माइक्रो सेकंड की बाद वो ऊपर की तरफ होगा। हाँ इसीलिए जी। ये चेंजिंग होता है, इसके अंदर जो करंट बनता है वो बार बार चेंज होता है, वो बार बार चेंज होता है। और इसी मैग्नेटिक फोर्स के वजह से यहाँ पर जो फोर्स जेनरेट होता है, यहाँ पर जो फोर्स जेनरेट होता है, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। और मान के चलो, यहां पर एक तार में ले लेता हूं, यहां पर एक कंडक्टर ले लेता हूं, एक कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर मैं 220 वोल्ट का 220 वोल्ट का करंट सप्लाई कर दिया, करंट सप्लाई कर दिया। जब इस तार के माध्यम से इलेक्ट्रिकल फोर्स दौड़ेगा, जब इस तार के माध्यम से इलेक्ट्रिकल फोर्स दौड़ेगा, तो क्या इसकी चारों ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा? हाँ जी बनेगा। अब जरा सोचो, अगर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर किसी सरिया को हम भीतर बाहर करेंगे, तो क्या ये मैग्नेट बन जाएगा? बन जाएगा। तो हमने देखा, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इलेक्ट्रिकल फोर्स बनता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के जरिए मैग्नेट बन जाता है। ओब्वियसली अगर मैग्नेट बना तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स रहेगा ना। ग्रेट, बिल्कुल ऑब्वियसली सर, बिल्कुल ठीक है आपने। तो इस चीज का तुम ध्यान रखोगे, जब 220 वोल्ट का लाइन जाता है तो इसको अगर हम टच करते हैं तो हमको शॉक लगता है, हमको शॉक लगता है यानी कि झटका लगता है। और अगर हमने यहाँ पर 11 के बी को टच करेंगे तो हम ब्रस्ट कर जाएंगे, यानी कि हम फट जाएंगे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर यहाँ पर हम 132 के बी को लेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको टच करेंगे तो हम वेपोर बन जाएंगे। वेपोर मतलब समझ में आ रहा है ना? जी जी, वेपर बन जाएंगे, वाटर वेपर जिस तरह होते हैं। हम क्या कहते हैं, भाप बन जाएंगे। भाप। इसीलिए जहां पर 132 के बी का लाइन जाता है, तुम देखे रहोगे उसके नीचे एक पतला सा तार को ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी कि अर्थिंग कर दिया जाता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो बहुत हाई होता है, लगभग लगभग 5 मीटर्स होता है। अगर इस 5 मीटर्स की रेंज में कोई बंदा आ गया, कोई प्राणी आ गया, तो वो बन जाएगा भाप। इसलिए इस ओरा को खत्म करने के लिए इसके नीचे एक ग्राउंड यानी कि अर्थ का तार बनाया जाता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर किसी कंडक्टर के माध्यम से हम करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा ही होगा। अगर यहाँ 132 की बात करें तो भी ये बड़ा है, हमको पता चल जाता है। अगर 1 वोल्ट की बात करें, 1 वोल्ट में भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, 1 वोल्ट में भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अगर हम 0.2 वोल्ट की बात करें तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, बशर्ते हम इंसानों को ये पता ही नहीं चलता है। समझ में आया ना? जी सर जी। तो तुम ये देखे रहोगे, ये मोबाइल का मदरबोर्ड है, तो नेटवर्क एरिया को इस तरह का टीन प्लेट से कवर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? और हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल के फेंक देते हैं ना। बिल्कुल।
तो कंपनी क्या बुड़बक था, एक प्लेट में अगर उसका 2 रुपया भी खर्चा होता रहेगा तो वो करोड़ों फोन बनाता है, तो 2 रुपया के हिसाब से ये जितना फोन बनाया उसका 2 करोड़ रुपया खर्चा हो गया ना। तो 2 करोड़, या क्या खाली में वो बुड़बक था जो 2 करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्चा कर दिया? नहीं ना। तो जैसे मैंने कहा, 1 वोल्ट हो या 0.2 वोल्ट हो या 132,000 वोल्ट हो, तो कोई भी वोल्ट के जहां पर लाइन गुजरता है वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जेनरेट होना तय है। वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जेनरेट होगा ही होगा। और अगर मान के चलो यही इलेक्ट्रिकल फील्ड को, ये ग्राउंड तुमने हटा दिया, तो इसके माध्यम से नेटवर्क गुजरता है, इसके माध्यम से नेटवर्क गुजरता है। तो बाहर से अगर किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको अफेक्ट किया तो नेटवर्क में तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर जी। तो अब जब भी तुम कहीं पर टीन का पतरा देखोगे, निकाल के तुरंत फेंक देना। नहीं नहीं। तो मेरे ख्याल से आज तुम लोगों को करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, ये पता चल गया। बिल्कुल सर जी, पता चल गया। तो कल का क्लास हमारा रहेगा ये, द फास्ट बेसिक कंपोनेंट। इससे पहले हम जानेंगे कंपोनेंट क्या है, कितने तरह का कंपोनेंट है, उसके बाद ही हम रजिस्टर पे जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक क्या है, कंपोनेंट क्या है, कितने तरह का कंपोनेंट होता है, हर कंपोनेंट का प्रकार क्या होता है, क्यों हम इसको ए कंपोनेंट, क्या किसी को बी कंपोनेंट कहेंगे, ये सारी वजह को हम पहले समझेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस पे चलेंगे। ओके, क्लियर? ठीक है सर जी, थैंक यू। जी सर। कल तुमको मैंने, कल नहीं, फ्राइडे को मैंने तुम्हें एक सवाल पूछा था कि बेसिक का मतलब क्या है। कोई बताया मेरे को? नहीं ना, नहीं बताया ना। नहीं सर जी। पढ़ो, आ गया पढ़ने में? बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जी। याद रखोगे आज से? जी सर जी। नहीं, ये बोलना मत, बेसिक का मतलब होता है मूल तत्व, ये मत बोलना। ठीक है सर जी। चलो ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोका जाता है, और कल वक्त से पहले जुड़ना। और कल हम लोगों का टॉपिक थोड़ा सा लंबा चल सकता है। आज 50 मिनट का हुआ है, हो सकता है कल तुम्हारा 1.5 घंटे का हो सकता है। ठीक है? ठीक है सर सर बर्थडे जी। गिफ्ट। गुड नाइट। कहाँ बे, कौन साला कमीना मेरे को खाली बर्थडे विश कर दिया, गिफ्ट कौन दिया बे? हाँ। भाई आज गुरुजी का बर्थडे है, विश कर लो। अरे, तो सर जी हैप्पी बर्थडे। मुझे नहीं पता था सर। अरे ये फैशन पूरा शुरुआत से चुप है, सो गया है क्या? अरे फैजान खान, अरे भाईजान खान, कहाँ हो तुम? लगता है वो सो गया है। सर